हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है सेकेंड पीसी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एक लॉ से, ठीक है, जो कि है बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है वो क्या स्टेट करती है, इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट मतलब एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं कुछ आई करंट पास हो रहा है, ठीक। अब इधर से एक छोटा सा लेंथ मैं डीएल मान लेता हूं, डीएल लेंथ। अब इस डीएल लेंथ से कुछ आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है, ये पॉइंट यानी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, और ये वाला करंट एलिमेंट जो है कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, यानी स्मॉल, क्योंकि हमने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया डीएल लेंथ, तो इसीलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर, एंड डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और छोटे से डीएल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल ऑफ द लाइन जॉइनिंग एंड द डीएल एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग के बीच में जो एंगल होगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इस लाइन जॉइनिंग यानी पॉइंट पी और डीएल लेंथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अब इन चारों को अगर मैं मिला के लिखूं तो डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो आएगा हमें म्यू डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है वो है कांस्टेंट, ये क्या है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है 10 पावर माइनस 7। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 पावर माइनस 7। अच्छा, डन, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे कि dB विल बी इक्वल टू वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर r डिवाइड बाई r क्यूब। अच्छा, अगर मान लो कि इधर वेक्टर की जगह मैंने क्या यूज किया था पहले, अगर वेक्टर कैप यूज करो, r कैप, क्योंकि डायरेक्शन r कैप ही दिखाएगा, r कैप डिवाइड बाई r स्क्वायर ही रहेगा। अगर इस r कैप को मैं कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, r कैप इज नथिंग बट वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालें, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये ऐसा करंट एलिमेंट है, इसमें जो करंट जा रहा है ऐसे, तो क्या करेंगे कि करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे। क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद थंब को प्लेस करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, वो वाली डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और हम लोगों को पहले से ही पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग इनटू से मेजर करते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से मेजर करते हैं। तो अगर इस साइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, क्योंकि थंब किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इधर। इस साइड अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, सही है। अच्छा, या तो अगर एक लूप में बात करें, ठीक है, लूप में अगर बात करें कि करंट जो है ऐसे पास हो रहा है, तो अब हम लोग सिर्फ थंब तो नहीं रख सकते, राइट, थंब नहीं रख सकते। अगर थंब रखेंगे तो इस सिर्फ
ये स्ट्राइट लाइन की डायरेक्शन बताएगा हमें, हम क्या बताएगा, वो स्ट्राइट लाइन की डायरेक्शन बताएगा। अगर ये स्ट्राइट लाइन हुआ तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग थंब रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्राइट वायर हो तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक लूप हो तब क्या करेंगे, अगर लूप हो तो क्या करेंगे कि करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा वो किससे पॉइंट करेगा, दैट विल पॉइंट टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको देखें ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इसकी आउटवर्ड्स। अगर ऐसे देखें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐसे इनवर्ड्स। समझे, डन, इजी, राइट हैंड थंब रूल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी देखते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस क्या है, अरे हाँ, इसका रेडियस है r, ठीक है, इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया r। अब इससे, इस पॉइंट से जो है स्मॉल r डिस्टेंस अवे, क्या, स्मॉल r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है p, स्मॉल r डिस्टेंस या तो a डिस्टेंस अवे मान लेते हैं। ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है a डिस्टेंस अवे, एक पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं dl, और इस पॉइंट पे भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं dl, मान लेते हैं इसमें से करंट जाने वाला I, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसको जोड़ सकता हूं मैं, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट। तो मतलब इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या होगी, ऐसे, राइट। फिर यहां से भी ज्वाइन कर सकता हूं मैं, ऐसे, ठीक है। तो मतलब अगर ये डिस्टेंस हमारा x होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी अगर x होगा, राइट, क्योंकि सेम पॉइंट पे लिया है हम लोगों ने dl, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया है। तो अगर ये एंगल हमारा अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा, सिंपल, ओके। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, मतलब ऐसे, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड db, और ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट की वजह से इधर हो जाएगी db, सही है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें कि ये एंगल अल्फा है, देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री। देखो ये वाली दो लाइंस और ये वाली दो लाइंस, इन दोनों के बीच में 90 और इन दोनों के बीच में भी 90 है, तो मतलब ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, मतलब ये एंगल आल्सो भी अल्फा, दिस विल आल्सो बी अल्फा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा, ठीक है। अब डीबी के दो कंपोनेंट्स होंगे, डीबी के दो कंपोनेंट्स होंगे, तो डीबी का पहला कंपोनेंट होगा इधर, वो हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा हमारा डीबी साइन अल्फा, राइट। इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इस डीबी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर डीबी कॉस अल्फा और एक इधर डीबी साइन अल्फा, ठीक है, ओके। अब डीबी कॉस अल्फा इक्वल है और दोनों ऑपोजिट भी है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बचे डीबी साइन अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में हो गए तो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, तो पहले देख लेते हैं कि डीबी कितना होगा। डीबी का फॉर्मूला क्या था, डीबी का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच में था, लाइन ज्वाइनिंग और पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट, क्या है एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 विल बी 1, तो डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, x है, तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डीबी। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखते हैं कि डीबी नेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी डीबी नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन अल्फा, सिंपल, राइट। सो डीबी नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज डीबी, डीबी हम लोगों ने इधर देखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज साइन अल्फा, इधर से देखते हैं
कि इस एंगल को, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो साइन अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज यानी r बाई x। तो ये लिख सकता हूं मैं r बाई x। तो ये क्या हो जाएगा, db नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i r dl बाई x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ db net इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i r dl बाई x क्यूब। ठीक है, अच्छा अब db का इंटीग्रेशन क्या होगा, b, तो ये हो जाएगा b net इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, 2 भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ लूप भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट भी कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ये dl, कभी ये कभी ये कभी ये कभी 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 छोटा 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 dl है। ठीक है, सबको ऐड करके मैं l बनाना चाहता हूं। अब अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं लेता, सिर्फ एक लेता, तो इधर मैं पूरा सर्कमफ्रेंस का लेंथ लेता, टोटल सर्कमफ्रेंस का लेंथ लेता 2 पाई r। अब मैंने क्या किया है कि मैंने दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, तो दो एलिमेंट्स लेने के लिए से इसको आधे आधे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन लूंगा फ्रॉम 0 टिल हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी पाई r तक, कहां तक लूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू पाई r। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं इधर b net विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i r डिवाइड बाई x क्यूब इंटू dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l 0 टू पाई r। ठीक है, तो ये हो जाएगा b net इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i r डिवाइड बाई x क्यूब इंटू, अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट यानी पाई r माइनस लोअर लिमिट यानी 0, डन। अब b net विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i, ये पाई r मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2i पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई x क्यूब। ठीक है, अब व्हाट इज x नाउ, साइड में देख लेते हैं कि x जो है, x इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें तो x इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ यानी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x क्यूब विल बी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ओके, तो b net will be equal to mu naught by 4 pi 2i pi r square divided by r square plus a square to the power 3/2। सही है, ओके, अब क्या कैंसिल हो सकता है, 2 पाई से जब ये कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, तो बच जाएगा हमारे पास b net will be equal to mu naught by 2, लिख लेते हैं डायरेक्टली, mu naught i r square, क्या बचेगा mu naught i r square divided by 2 into r square plus a square to the power 3/2। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दैट पॉइंट ड्यू टू दैट करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अगर n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर पूछे कि सेंटर ऑफ द लूप पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेंटर ऑफ द लूप पे देखते हैं कि सेंटर ऑफ द लूप पे क्या होती है। तो अब अगर देखें सेंटर ऑफ द लूप की, अगर सेंटर ऑफ द लूप की बात करें तो a विल बी 0 एट सेंटर, अगर हम लोग देखें तो a इज 0, a क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर a 0 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, b net विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू r स्क्वायर टू द पावर 3/2, r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर से रूट गया, अब क्यूब से ये पूरा स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, b एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2r। ये हो जाएगा ड्यू टू सर्कुलर लूप सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी म्यू नॉट i बाई 2r। ड्यू टू सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी म्यू नॉट i बाई 2r, और इस पॉइंट पे कितनी होगी म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइड बाई
2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लेते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? सबसे पहला, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों फोर्सेस कैसे? लॉन्ग रेंज, मतलब दूर दूर तक लग सकते हैं। सिंस बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले जो फोर्सेस होंगे वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस ही होंगे। यानी कूलम्स लॉ का फोर्स जो है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, दोनों क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या आर स्क्वायर है तो सॉरी इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो दोनों कैसे फोर्सेस होंगे? लॉन्ग रेंज फोर्सेस होंगे। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज फॉर बोथ द फील्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये था कि जो इसके फोर्सेस होंगे, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी इक्वल टू द सम वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट, वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको भी वैलिड होगा। नेक्स्ट, बोथ आर लीनियर इन द सोर्सेस। दोनों कैसे है? लीनियर है सोर्सेस में, यानी ये सर्कुलर नहीं है या स्फेरिकल नहीं है, वैसे नहीं, लीनियरली स्ट्राइट लाइन में मूव होने वाले ये। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब जहां पे बॉडी यानी चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है उसके अलोंग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वही लाइन में यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, राइट। बट सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, मतलब इधर से इधर मूव हो रहा है, तो मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, डिपेंड्स, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एंड द करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायोट-सावर्ट्स लॉ which is not present in the electrostatic case। मतलब अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वो जो है एंगल पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि इधर ये वाले में इट डिपेंड्स ऑन एंगल sin थीटा, राइट। बट वही कूलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में अगर बात करें तो कूलम्स लॉ डजंट डिपेंड ऑन एंगल, राइट। हाँ, तो वही उनके बीच में क्या है? डिफरेंसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की। अब बात करें अगर एम्पियर सर्किट लॉ की, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, राइट। पहले तो कूलम्ब लॉ पढ़ा था, फिर गॉस लॉ पढ़ा था क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, राइट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए सॉल्व करने के लिए इजी हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा एप्लीकेशन लगाने के लिए। सिमिलरली इसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही इजी बनाने के लिए। तो इसमें क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रल बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो लाइन के लिए वैलिड है, नॉट स्फेरिकल यानी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। ओके, लाइन इंटीग्रल v डॉट dl ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, मान लीजिए कि लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस नहीं होना चाहिए, सरफेस नहीं, लाइन। ठीक है, सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड थी, ये लाइन के लिए वैलिड है, यानी एक लूप के लिए। लूप कैन बी लाइन लीनियर, राइट। अब मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग लूप है, इसको मैं टर्न करके लूप बना सकता हूँ, राइट, वैसे। तो लाइन इंटीग्रल of a magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through the loop। अब इस लूप में से जितना करंट पास हो रहा है उसको म्यू नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। ठीक है, बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि लेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस ऑफ बाउंड्री, राइट। इसके हिसाब से फिंगर्स जब कर्ल करेंगे तो थंब क्या देगा? then the direction of thumb gives a sense in which the current I is regarded as positive। मतलब मान लो कि बाउंड्री को हम लोग क्या करेंगे? टर्न करेंगे तो करंट हमें क्या देगा? थंब से हम लोग क्या पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अच्छा सॉरी, हम लोग लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो इसके डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रल के डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? करंट की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट होगा वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। और दूसरे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी नेगेटिव। ठीक है, द क्लोज लूप थ्रू विच करंट इज पासिंग इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। अब एक क्लोज लूप जो हम लोगों ने बनाया है तो उस लूप में से पास होने वाले करंट को हम लोग क्या कहेंगे? एम्पीरियन लूप कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके उसमें से पास होने वाले करंट को एम्पीरियन लूप। एम्पियर लॉ इज यूजफुल
कहाँ यूजफुल है, जैसे गॉस लॉ यूजफुल किसके लिए था, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था, क्लोज्ड सरफेसेस के बहुत ज्यादा यूजफुल था। वैसे ये एम्पियर सर्किट लॉ कब यूजफुल होगा, ये यूजफुल होगा बी इज टेंजेंशियल टू द लूप, जब बी जो है टेंजेंट, अब ये लूप के टेंजेंट के अलोंग होगा तब, एंड इज नॉन जीरो होना चाहिए तभी यूजफुल होगा। नेक्स्ट, बी इज नॉर्मल टू द लूप, मतलब लूप के परपेंडिकुलर यानी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ यानी परपेंडिकुलर होगा लूप के, तब जो है एम्पियर सर्किट लॉ हमारी यूजफुल होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन वायर, एक थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं, क्या होगी, मान लेता हूं एक थिन वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, बहुत पतली वायर है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, राइट, तो इसमें से करंट कुछ ऐसे पास होगा। अब थिन वायर ऐसे थोड़ी आएगी, थिन वायर एक लाइन होगी, राइट, सॉरी, हाँ एक लाइन होगी, चलो ये हमारी थिन वायर, मैं थिक वायर ड्रॉ कर रहा था, थिन वायर, सॉरी, तो इसमें से मान लेते हैं पास होने वाला करंट है आई, तो जब इसमें से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, B जो है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा कहां से कहां तक, 0 टू 2 पाई r, क्योंकि हम लोगों ने dl लेंथ कहीं एक जगह पे माना है, तो पूरा लेंथ लेंगे सर्कुलर कॉइल में, एक लूप बनाएंगे, राइट, इसके अराउंड क्या करेंगे, एक हम लोग ऐसा लूप बनाएंगे, ठीक है, ऐसा क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। अब उस लूप का जो रेडियस होगा, उस लूप का क्या रेडियस जो होगा वो क्या होगा हमारा, स्मॉल आर होगा, या तो कैपिटल आर ही मान लेते, चलो वरना स्मॉल आर ही मान लो, इस लूप का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर। एक एम्पियर लूप, हम देखो सबसे पहले क्या है, एक थिन वायर थी, उसके अराउंड एक एम्पियर लूप, एक पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू थिन वायर, तो उसके अराउंड हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे गॉस लॉ में हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे, यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करेंगे, तो एक लूप कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस जो है आर हो जाएगा। तो अब बी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, जो डीएल है वो कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 टू 2 पाई आर, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, सही है। सो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल 0 टू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। सो बी इंटू क्या होगा ये, बी इंटू एल को पहले क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर, एक इनफाइनाइट थिन वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, याद रखना है, सिंपल। एक सर्कुलर लूप के लिए कितनी थी, म्यू नॉट आई बाई, सेंटर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 आर थी, या तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 थी, और एक इनफाइनाइट थिन वायर की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब बात करते हैं थिक वायर की वजह से, अगर मैं बात करूं थिक वायर की वजह से, ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। एक थिक वायर की अगर बात करें तो इसमें से करंट जो है वो बीच में से ही पास हो सकता है, करंट जो है वो कहां से, ऐसे बीच में से ही पास हो सकता है, राइट, ऐसे ऐसे हमारा करंट पास हो सकता है आई, ये हमारा करंट हो गया आई, ठीक है। अब ये जो हमारी थिन वायर है, थिक वायर है, उसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर है, रेडियस क्या है इसका, आर है। तो अब हम लोग लेंगे 3 पॉइंट्स, क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 3 पॉइंट्स, कैसे 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, कहीं इधर मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट ऑन द सरफेस, एक पॉइंट इनसाइड द सरफेस, ठीक है, 3 अलग अलग पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं आउटसाइड द सरफेस की, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, ये बनेगा हमारा एम्पिरियन लूप, राइट, ऐसे ऐसे एम्पिरियन लूप बनेगा। सरफेस की अगर बात करें तो ये वाला बनेगा हमारा एम्पिरियन लूप, और इनसाइड की बात करें तो ये वाला बनेगा हमारा एम्पिरियन लूप, राइट, 3 अलग अलग एम्पिरियन लूप्स हैं।
मान लेते हैं जो सरफेस तक का डिस्टेंस है वो है हमारा, सॉरी बाहर तक का डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, ये वाला आर हो जाएगा, ये वाले को मान लेते हैं स्मॉल आर, इनसाइड वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहले आउटसाइड केस देखते हैं। अगर बात करें हम लोग आउटसाइड की, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। बी कांस्टेंट है तो बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम 0 टू 2 पाई स्मॉल आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये होगा 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। मतलब जो थिन वायर के लिए आया था सेम चीज थिक वायर के लिए भी आएगा आउटसाइड। अच्छा, अब अगर बात करें सरफेस पे, बात करते हैं हम लोग सरफेस पे। अगर बात करें सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। बी एट सरफेस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनसाइड की वजह से। अब इनसाइड अगर देखें तो थोड़ा सा चेंज हो क्या, अब अगर इधर देखो तो पूरी वायर में से जा रहा है करंट हमारा आई, तो अंदर से करंट थोड़ा सा कम जाएगा, राइट। अंदर कोई पॉइंट लो, देखो इतने पूरे इसमें से करंट आई जा रहा है, तो बस अगर इतने पार्ट की बात करूं ना तो करंट थोड़ा कम जाएगा। तो मान लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया से जाने वाला करंट है आई, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट जाएगा, आई डैश। तो यहां से आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गया तो आई डैश क्या आ जाएगा हमारा, आई डैश विल बी आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आई डैश। तो हमारा जो इनसाइड होगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करें इनसाइड की अगर बात करें, यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अब इसमें अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम 0 टू 2 पाई स्मॉल आर विल बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई। तो अब b इंटू इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, L 0 टू 2 पाई r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश होगा इधर, राइट, आई डैश होगा क्योंकि वहां से करंट आने वाला आई है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एम्पियर लूप के अंदर, यानी करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो b इंटू 2 पाई स्मॉल r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज i, i इज नथिंग बट i स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सही है। तो एक r से r चला जाएगा तो बचेगा क्या, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया हमारी इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द थिक वायर। अगर वही थिक वायर जो है सॉलिड थिक वायर होने की जगह हॉलो वायर होती, ठीक है, हॉलो वायर मतलब पाइप, मतलब अंदर से कोई मैग्नेटिक करंट जा नहीं सकता, यानी सरफेस से ही करंट जाएगा, तो उसकी वजह से इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी जीरो। तो अब अगर इनफाइनाइट सिर्फ वायर होगी तो उसकी वजह से एक सिंपल एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो कि होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब अगर देखते हैं हम लोग हॉलो वायर की वजह से, हॉलो मतलब ऐसे, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी जो भी करंट पास होगा वो कहां से पास होगा, सरफेस से। तो मतलब आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड होती सेम, सरफेस वाली मैग्नेटिक फील्ड भी होती सेम, बट अगर इनसाइड की बात करते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है जीरो, समझे, किसमें, हॉलो में। अब अगर बात करें हम लोग सॉलिड की तो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड होगी ये। तो अगर ड्रॉ करें इसका ग्राफ तो इसका ग्राफ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ड्रॉ करें तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, और सरफेस पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर वही हॉलो के लिए ड्रॉ करते तो स्टार्टिंग में जीरो होती सरफेस तक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती, डन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड है कि एक सिलेंडर के अलोंग अगर एक वायर को मैं फोल्ड करके बाइंड कर दूं, यानी एक वायर जो है इसके अराउंड ऐसे लपेट दूं, तो ये बन जाएगा हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होगा, एक सिलेंडर के अलोंग ऐसे अगर वायर्स को मैं ये कर दूं तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो L है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n इज नथिंग बट नंबर पर यूनिट लेंथ,
स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी यानी नंबर पर यूनिट लेंथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I डिवाइड बाई L। व्हाट इज कैपिटल N हियर? कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये कितने टर्न्स लिया हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल N। ठीक है, अच्छा अब अगर टोरॉइड की बात करें तो इसी सिलेंडर को हम लोग ऐसे मोड़ के ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे, ये हो गया हमारा टोरॉइड, मतलब यही था, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टोरॉइड। तो टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी, म्यू नॉट एन आई ही होगी, बट इधर जो है स्मॉल एन चेंज हो जाएगा। स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन होगा कैपिटल एन डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब इसका रेडियस टोटल मान लेता हूं मैं आर है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये हो जाएगी टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का फॉर्मूला ये सोलेनोइड की वजह से, ये टोरॉइड की वजह से। सोलेनोइड क्या है, एक सिलेंडर के अराउंड अगर हम लोग रैप करेंगे एक वायर को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनोइड। अगर उसी सिलेंडर को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में, शेप में अगर रख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोरॉइड। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्राइट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। ठीक है, ओके, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो स्ट्राइट वायर है दैट इज थिक, कैसी वायर है, थिक वायर है, क्योंकि देखो इसने कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया, मतलब पूरे एरिया में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो थिक वायर ही होगी, राइट, तभी तो है पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 at A/2, मतलब B इनसाइड पूछ रहा है, B1 जो है दैट इज इनसाइड, यानी at A/2 एंड B2 at a distance 2A, और B2 जो है दैट इज आउटसाइड एट ए डिस्टेंस 2A। तो हम लोगों दोनों के फॉर्मूलेस याद है, मालूम है। देखो इधर से अगर B1 का फॉर्मूला देखें तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, इधर से म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले अगर देखें हम लोग B1 और B2 निकाल लेते हैं, चलो व्हाट विल बी B1, B1 इज म्यू नॉट आई, स्मॉल आर था, राइट, स्मॉल आर इज नथिंग बट हियर A/2 डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना है, A है, तो इसका स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो क्या होगा, एक A से A चला जाएगा तो ये बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 टू द 4 पाई A। ठीक है, ये बन गया हमारा B1। अब बात करते हैं B2 की। व्हाट इज B2, B2 इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, सिंपल, राइट। तो 2 पाई इंटू व्हाट इज R हियर, R जो है 2A है, 2A, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई A। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, राइट, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी 1। समझे, इजी, दोनों को डिवाइड करना था, राइट, दोनों सेम आ गए तो रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्राइट कंडक्टर which is bent in a circular loop of radius r। ठीक है, ओके, स्ट्राइट कंडक्टर था, उसको रेडियस r के टर्म्स में हम लोगों ने बेंड किया है। इन द मिडिल एज इन द फिगर। अच्छा, एक कंप्लीट बड़ी वायर थी तो उसको सिर्फ बीच में से हम लोगों ने ये किया, बाकी वायर को हम लोगों ने इधर छोड़ा हुआ है। ठीक है, बीच में से एक वायर को क्या किया, सर्कुलर फॉर्म में हम लोगों ने बेंड कर दिया। तो अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, अब इस पॉइंट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले देखो इस वाली वायर की वजह से, ये हो गया हमारी थिन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, राइट, ओके। तो इसकी वजह से अगर देखें, देखो ऐसे देखना, राइट, ये वाली हो गई हमारी लाइन वायर, तो बाहर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। कितनी, मान लेते हैं ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो B1 कितना हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर ये, राइट, हाँ, आउटवर्ड्स पॉइंट डाल लेता हूं। ठीक है, इजी, राइट, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऐसे आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होगा, देखो ऐसे लाइन रख दिया है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब सेकेंड वाला जो है दैट इज नथिंग बट सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या थी उसकी, वो थी म्यू नॉट आई बाई
टू आर, म्यू नॉट ए बाई टू आर। डायरेक्शन क्या होगी देखते हैं, डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ऐसे, देखो ऐसे लो, राइट, ऐसे कर्ल करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी इनसाइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है, यानी कितनी है म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये कितनी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अच्छा, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कौन सी बड़ी है इन दोनों में, म्यू नॉट आई तो कांस्टेंट है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो b1 का ज्यादा है 2 पाई, यानी 2 पाई मतलब 6.28 आर, इधर 2 आर, तो डिनोमिनेटर b1 का ज्यादा है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम होगी, यानी देयरफॉर अगर मैं लिखूं नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू b2 माइनस b1, तो क्या लिख सकता हूं मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ठीक है, व्हाट इज b2 म्यू नॉट आई बाई 2 आर इनसाइड माइनस व्हाट इज b1 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आउटसाइड, ठीक है। सो बी नेट विल बी इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है म्यू नॉट आई बाई 2 आर जो है वो कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई पाई, ये हो गए हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड। कहां आएगी, आएगी ज्यादा जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी ये होगी इनवर्ड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर 1 माइनस 1 बाई पाई, ऑप्शन डी, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर 1 माइनस 1 बाई पाई, ठीक है, डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस मान लेता हूं कितना है 0.3 सेंटीमीटर, ओके चलो देखते हैं रेडियस कितना है 0.3 सेंटीमीटर, लाइज पैरेलल टू मच बिगर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल है, मतलब इधर एक और बड़ा लूप है इससे, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर, ओके। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप, मतलब ये एक्सिस जो है दोनों का सेम है, मतलब अगर स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करो तो ये क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है, ये वाली एक्सिस पे है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर वहां तक का अगर डिस्टेंस देखो तो ये कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंटर तक का डिस्टेंस, राइट, ओके। चलो अब दैट डिस्टेंस हो गया। इफ द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप इज, अब इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा पूछे, अब मान लो इसमें से करंट अगर फ्लो हो रहा होता कितना 2 एम्पियर का, ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें से अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे देखना है, देखो 2 लूप्स ऐसे रखे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें से एम्पियर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मतलब 2 लूप्स ऐसे, ये लूप छोटा है ये वाला लूप बड़ा है, तो इसमें से अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें से पास होगी ये बड़े वाले लूप में से, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के इस वाले का फ्लक्स निकाल सकते हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ही इसमें से पास होगी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट लूप यानी बी इसमें से पास होगी, तो देखते हैं कि बी कितना होगा, सो बी क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, सही है, यही है, ओके। अब सॉल्व करेंगे, चलो। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज आई, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई की थी 10 पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट की हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, राइट, तो इसकी हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू हाउ मच इज आई 2 एम्पियर था, इंटू रेडियस जो लेंगे वो इस वाले लूप का लेंगे, छोटे वाले लूप का कितना है 0.3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर में, राइट, ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू, अच्छा अब अगर इधर देखें तो ये ए जो है, ये पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस रेडियस,
तो क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ एडिशन में? एडिशन में अच्छा चलो बाद में देखते हैं। आर कितना है 0.3 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 3/2। सो b इज इक्वल टू, ये कितना होगा 4 इंटू 2 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, -7 और -4 कितना होगा -11 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 10 पावर -11 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर विल बी 0.09 डिवाइड बाई, अब 2 इंटू, अब इसमें देखो 0.3 इंटू 10 पावर -2 मतलब 0.003, उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो मतलब इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो बचा क्या है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर -2 द होल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, तो बचा क्या है क्यूब, ठीक है। तो अब अगर इधर देखें, चलो देखते हैं, तो ये क्या होगा b इज इक्वल टू 8 इंटू 0.09 कर लेता हूँ मैं सॉल्व। हाँ, चलो इधर रख लेते हैं इसको। 8 इंटू पाई इज 3.14 इंटू 0.0, ये क्या हो गया 8 इंटू 3.14 इंटू 0.09, ये क्या हो गया 2.2608 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, डिवाइड बाई, अब इधर है 15 इंटू 10 पावर -2 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना हो गया 3375, ठीक है, इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 10 पावर -6 होल क्यूब होगा 10 पावर -6 हो जाएगा, ओके। तो 10 पावर -6 करने के बाद इंटू 2 कर लेंगे इसमें, इधर 2 भी है, तो कितना होगा 6750 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अभी जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2.2608 डिवाइड बाई 6750, तो ये होगा 0.003, कितनी होगा मैग्नेटिक फील्ड 0.00033 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको और 1 2 3 4 5 पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 33.4 इंटू 10 टू द पावर -10 टेस्ला, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होने की वजह से एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, मैं देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो एरिया वेक्टर भी इसका ऐसे ही होगा, तो होने की वजह से क्या होगा cos 0 1, तो बचेगा फाई इज इक्वल टू बी यानी 33.4 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू व्हाट इज ए, एरिया इज पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कौन सा लेना है, अब आर लेना है ये बड़े वाले का, यानी 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना है 400 इंटू 10 टू द पावर -4। अब कैलकुलेट कीजिए, अब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 33.4 इंटू 3.14 इंटू 400, ये होगा 41950 इंटू 10 टू द पावर -10 और -4 कितना होगा -14, तो जब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.19 इंटू 10 टू द पावर 4 पॉइंट शिफ्ट के -10 वेबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी बिग कॉइल, समझे। एक और बार बोल देता हूँ, देखो सबसे पहले 2 लूप्स थी, एक छोटी लूप और एक बड़ी, दोनों का जो ये है एक्सिस है वो सेम लाइन पे था, तो अब क्या होगा कि इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, राइट, ओके। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो इसमें से फ्लक्स डेवलप होगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहां से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की निकालनी थी हमें, तो निकाला हम लोगों ने b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बहुत छोटा होने की वजह से इसको इग्नोर किया, नॉर्मल कैलकुलेशन करी हमने।
उसके बाद फ्लक्स वाज इक्वल टू बी ए cos थीटा। अब ऐसे पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना था 0 डिग्रीज। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये अगर लूप हो गया तो इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही पास हो रही। तो जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा cos 0 विल बी 1। cos 0 1 हो गया तो ये b की वैल्यू हम लोगों को मिली थी और पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कौन सा लेंगे? आर लेंगे बिगर लूप का। बिगर लूप का रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो हमें बी फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2, दो लूप्स गिवन है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पहले वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड एज शोन, ओके ऐसे रखे हुए हैं। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2, मतलब इसमें से पास होने वाला करंट, इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है देखो, ऐसे क्लॉकवाइज, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ बी 0। अब इस पॉइंट पे जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? 0। तो उस पॉइंट पे मान लेते हैं पहले वाले लूप की वजह से B1 है और दूसरे वाले लूप की वजह से B2। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या होगा? हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सिंपल। तो पहले वाले लूप की वजह से क्या होगा इस पॉइंट पे? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यानी आर इज नथिंग बट A1 हियर, राइट? A1 गिवन है तो A1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 लिख लेता हूं मैं, चलो, क्योंकि ये तो हम लोग नीचे भी यूज कर रहे हैं, राइट? सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं मैं, बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इधर लिख लेता हूँ म्यू नॉट आई बाई A1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू A1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये I1 है, म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू A2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब म्यू नॉट 2 म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है? I1। I1 कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 इंटू व्हाट इज A1? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का एज सकते हैं क्योंकि दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। अब A1 स्क्वायर यानी 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 कितना है? 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर 16 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू I2 कैलकुलेट करना है और A2 कितना है? A2 है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 डन डिवाइड बाय व्हाट इज A2? 4 का स्क्वायर 16 प्लस व्हाट इज x2? x2 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 टू द पावर 3/2। 16 प्लस 9, 9 प्लस 16 दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल। तो I2 विल बी इक्वल टू 9/16। I2 कितना हो जाएगा हमारा? 9/16। 9/16 कितना होगा? सॉल्व कर लीजिए। 9/16 कितना होगा हमारा? 9 डिवाइड बाई 16 दैट विल बी 0.5625। तो कितना हो जाएगा? 0.5625 एम्पियर। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू I1। क्यों क्यों क्यों? देखो, अब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो इसकी वजह से इनवर्ड होनी चाहिए, राइट? तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो इसकी वजह से इनवर्ड होगी, तो ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तब हमारी मैग्नेटिक, तब हमारा जो करंट है वो इतना आएगा 0.5625। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A long wire is bent into a circular coil of 1 ton, ठीक है, and then into a circular coil of smaller radius having n turns। पहले एक वायर को इन लोगों ने सर्कुलर लूप में टर्न किया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r होगी, सिंपल, एक टर्न में जब कवर करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसी कोयल को एंड देन इनटू अ सर्कुलर कोयल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग n टर्न्स, मतलब B2 क्या हो गया हमारा? n टाइम्स, राइट? n टर्न्स कर लिया इन लोगों ने, तो n म्यू नॉट आई बाई 2 स्मॉलर, राइट? ओके, सर्कुलर लूप था, सर्कुलर लूप स्मॉलर ही होगा। नेक्स्ट, इफ द सेम करंट पासेस थ्रू द कॉइल इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में करंट सेम है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस एट देयर सेंटर्स। दोनों के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो चाहिए, यानी B1/B2। सिंपल, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, और B2 क्या होगा?
n म्यू नॉट I by 2 स्मॉलर। अब स्मॉलर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन चाहिए। देखते हैं। अब अगर देखें इसका लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ विल बी कांस्टेंट। क्यों? सेम कॉइल को इन लोगों ने पहले एक टर्न में किया था, दूसरी बार उसी को n टर्न्स में किया, तो यानी 2 पाई कैपिटल आर विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई स्मॉल आर। तो 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, सो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू r बाई n, या तो कैपिटल आर इज इक्वल टू n r, कुछ भी लग सकते हो, ठीक है। तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 से 2 चला जाएगा, तो स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूं मैं, r बाई n। एक और n था तो n स्क्वायर हो जाएगा इंटू r से r कैंसिल, तो बचेगा क्या, b2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ b1। मतलब b1 बाई b2 का रेशियो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर। रेशियो क्या होगा इसका, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। Two identical circular wires P and Q, each of radius r, carrying current I, are kept in perpendicular plane such that they have a common center। मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉमन सेंटर के साथ, दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन है। डन। अब एज शोन इन द फिगर मैंने ही दे दिया। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, अच्छा ये भी गिवन था फिगर में, B1 इधर है और B2 हमारा इधर है। ठीक है, सिंपल। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब अगर देखें व्हाट विल बी B1 विल बी म्यू नॉट I बाई 2r, सिंपल, क्योंकि ईच ऑफ रेडियस r है, करंट उसमें से जा रहा है I, तो म्यू नॉट I बाई 2r हो जाएगा। और यही B2 भी होगा हमारा, B1 इज इक्वल टू, एंड B2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r। ठीक है, तो अब नेट क्या होगा, अब ये जा रहा है I कैप में और ये वाला है J कैप में, तो जब लिखेंगे नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ B1 I कैप, B1 स्क्वायर प्लस I कैप है, राइट, तो इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं, रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, वही करेंगे नेट रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो क्या होगा, B नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज B1 है म्यू नॉट I बाई 2r द होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2r द होल स्क्वायर अगेन। तो मतलब ये हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाई होल स्क्वायर, राइट, B net will be equal to root of 2 times of mu naught I by 2r the whole square। तो अब इसको जब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, B net will be equal to root 2 times of mu naught I by 2r। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब रूट 2 बाई 2 क्या होगा, 1 बाई रूट 2, ये होगा म्यू नॉट I बाई रूट 2r, नॉट I बाई रूट 2r, रूट 2r हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हो जाएगी हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट B नेट। और दोनों के बीच में आएगी, यहाँ से एंगल 45 डिग्री। क्यों दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि दोनों फील्ड जो है वो सेम है, म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r, दोनों अगर सेम फोर्स ऐसे लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, बीच में ऐसे। ठीक है, एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। नेक्स्ट, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ कितना है 0.5 मीटर, हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 1 सेंटीमीटर, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट भी गिवन है 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट n I बाई l, राइट, सिंपल, क्योंकि ये सोलेनॉइड है, नॉट तो राइट, जो हम लोग r लेंगे, r को इग्नोर करना है। सो b विल बी इक्वल टू व्हाट इज म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू व्हाट इज n 500 इंटू I कितना है 5 डिवाइडेड बाई l कितना है 0.5, यानी 5 इंटू 10 पावर 0.5 ही लिख लेता हूँ, 0.5।
तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टाइम्स, ठीक है, तो 1 2 3 जीरो से 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 5 4 20 20 पाई कितना होगा 62.8, राइट। 31.4 की जगह 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 62.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, जिसमें हम लोग फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि लूप में टॉर्क कैसे लगता है, एक मैग्नेटिक लूप जो है, एक करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल जैसा कैसे बिहेव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर या वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो के लिए इजी नोट्स आप डाउनलोड कीजिए और इसको रिवाइज करके नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।